तो रेजोनेटिंग इफेक्ट का बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग बेसेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 3 बेस हैं, उसमें एक के ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ देखें तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2, पैरा पोजीशन पे NO2 और इसके पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा हुआ है। और इसमें बताना है कि कहाँ पर इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने का मतलब है कहाँ पर लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये रहे। तो इसमें अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर तीनों के बनाएंगे है ना, तो तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में थर्ड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं। थर्ड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे NO2 है, जो कि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। NO2 यहाँ पे लोन पेयर को डिलोकलाइज करेगा और एक एक्स्ट्रा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन में, तो इसका कंट्रीब्यूशन एक्चुअल मॉलिक्यूल में भी सबसे ज़्यादा होगा, है ना। और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, इस वाले में अगर बात करें तो यहाँ लोन पेयर की वजह से ये नेगेटिव चार्ज रिपेल होगा, जिससे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी घटेगी, है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी घटेगी, है ना, मतलब यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो रेजोनेंस उतना अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल होगा एट NH2, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे हैं, इस वाले केस में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, थर्ड वाले केस में। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। सेकंड में सबसे कम अवेलेबल होगा, क्योंकि वहाँ एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को काफ़ी घटा रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी को, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। एक और तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये क्या करेगा, ये अपना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट करेगा, है ना। तो OCH3 की वजह से 5 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसमें नाइट्रोजन पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, पूरा का पूरा लोन पेयर होगा, है ना। पूरा का पूरा लोन पेयर नाइट्रोजन पे ही रहेगा। अगर वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखोगे कि नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकलाइज्ड ही नहीं हुआ, है ना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ही नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड वाला है उसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होगा, तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में भी जो लोन पेयर होगा वो उसका एक्सटेंट ज़्यादा होगा बाकी के मुकाबले। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एज सिंपल एज इट इज़। तो अब बात करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग बेसेस। कुछ बेस यहाँ बना रखे हैं, तुम्हें बताना है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सबसे पहले बात करेंगे इफेक्ट्स की। यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, कोई इफेक्ट नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ इतना ही रहेगा। यहाँ NO2 लगा है, -I के साथ साथ -R लग रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, ये उसका है, इसका नहीं। OH है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, -I के साथ साथ +R लगा रहा है, जिसमें +R डोमिनेटिंग, तो ऑब्वियसली ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। CH3 लगा हुआ है, ये +I लगा रहा है,
बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा लेकिन थर्ड वाले से कम बढ़ाएगा, ठीक। और फ्लोरीन में -I और +R दोनों लग रहा है, जिसमें -I डोमिनेटिंग है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा लेकिन सेकेंड वाले से कम घटाएगा, ठीक है। ये सब डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं लेकिन बस यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से। तो सबसे ज़्यादा बेसिक सॉरी किसका है, थर्ड वाले का, फिर फोर्थ, फिर किसका, फर्स्ट, फिर फिफ्थ और सबसे कम सेकेंड, ये ऑर्डर आएगा, ठीक। मेटा पोजीशन से अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन रखा हुआ है ना, और यहाँ पे CHO है जो -I लगा रहा है, -I लगा रहा है, तो यहाँ सिर्फ -I लग रहा है, यहाँ पे भी -I लग रहा है, यहाँ पे +I लग रहा है, यहाँ पे -I लग रहा है। तो यहाँ मेटा पोजीशन से क्योंकि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ तो फोर्थ वाले की होगी क्योंकि यहाँ पे +I की वजह से डोनेट हो रहा है। फिर फर्स्ट वाले की होगी क्योंकि वहाँ पे विड्रॉ नहीं हो रहा है और बाकी सब जगह से विड्रॉ हो रहा है। तो अब बाकी सब जगह से विड्रॉ हो रहा है तो उसमें देखेंगे कहाँ पे सबसे कम विड्रॉ हो रहा है। तो थर्ड वाले में सबसे कम विड्रॉ हो रहा है, फिर फिफ्थ वाले में, और फिर उसके बाद सेकंड वाले में सबसे ज़्यादा विड्रॉ होगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर यही है, ठीक। इसमें बात करें, ओहो ये तो थोड़े अलग से हैं, ये कैसा क्या लगा रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखते हैं। इसमें तो बड़ा अजीब सा है। सबसे पहले अगर बात करें तो ये दोनों का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, अगर ध्यान से देखो, इन दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि बाकी सब जगह पे तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है, जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जा रहा है, ठीक। तो 1 और 3 का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, और क्योंकि NO2 थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इस वजह से थर्ड का बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम होगा, फर्स्ट का ज़्यादा, थर्ड का उससे कम, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और देखने वाली बात है, ये एक अमीनो एसिड है तो ऑब्वियसली इसका बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम हो जाएगा, फिफ्थ का। अब बाकी बची बात तो उसमें और इसमें, उसका तो ऊपर ही करा चुके हैं, तो सेकेंड का ज़्यादा होगा, फिर फोर्थ का, और फिफ्थ का काफ़ी कम होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन के फॉर्मेशन में बता चुका हूँ, न सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ को ये कम करता है बल्कि बेसिक स्ट्रेंथ को भी कम करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ से NO2 लगा हुआ है, -I -R, यहाँ पे OCH3 लगा है, -I +R डोमिनेटिंग है, CH3 +I लगा हुआ है, और यहाँ पे -I +R लगा है जिसमें -I डोमिनेटिंग है। तो अब इसलिए सेम वैसा ही ऊपर जैसा होगा। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? थर्ड वाले का, अपने से लिखेंगे, फिर आएगा फोर्थ वाले का, फिर किसका? फर्स्ट वाले का, फिर किसका भाई? फिर फिफ्थ वाले का, और सबसे कम सेकंड वाले का आना चाहिए, है ना। लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, इंट्रोड्यूस करना होगा। कौन सा? नया नहीं है, पुराना ही है यार, ऑर्थो इफेक्ट, है ना। तुम कहोगे अभी तो पढ़ाएं ऑर्थो इफेक्ट, हाँ वो बेंजोइक एसिड में पढ़ाएं। एनिलीन्स में जो ऑर्थो इफेक्ट होता है, हाँ एनिलीन्स में अगर कोई भी ग्रुप लगा हो ऑर्थो पोजीशन पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कोई एनिलीन है, और इसमें ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे वो डोनेटिंग, है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे डोनेटिंग हो, वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ ही करेगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, लाइक, है ना, ये ग्रुप्स हैं, कोई और एसिड आएगा तो वो ये लोन पेयर उतना ईजिली नहीं खा पाएगा क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं वो उसको स्टेरिकली हिंडर करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ को घटा ही देते हैं, अब वो चाहे डोनेट करे चाहे विड्रॉ करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट NH2, अगर यहाँ पे NH2 लगा होगा, है ना, तो
तब ये स्टेरिकली हिंडर नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, अभी भी करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ लोन पेयर है तो ये लोन पेयर से लोन पेयर को ही कैसे हिंडर करा सकता है। लाइक अगर NH2 उसको रिपेल करेगा तो जो एसिड है वो इसी NH2 का लोन पेयर खा लेगा, है ना। तो जब खुद ही लोन पेयर रखा हुआ है तो ये दूसरे के लोन पेयर को कैसे बचा पाएगा, ठीक है। इसलिए अगर NH2 लगा हुआ है तो वो स्टेरिकली हिंडर करके एसिड को रोक नहीं पाएगा, ठीक है। चलो, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो पिछले वाले में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सभी जगह पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ सबकी घट जाएगी, ठीक। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। उसके बाद बाकी सब में सेम वैसे इफेक्ट लगेगा जैसे बाकी सब है, क्योंकि बाकी सब में ऑर्थो लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऑर्थो लग रहा है तो लगने दीजिए, और सब में ऑर्थो कॉमन है। इसलिए अब बात करेंगे रेजोनेंस और इंडक्टिव के कंबाइंड इफेक्ट की, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट पे रख देंगे, पहले रख देंगे, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग बेसिस। ये कुछ है, ये पुराने वाला इसे तो मैच कर रहा है। NH2 की जगह पे COH की जगह पे NH2 लिख दिया है, हाँ ठीक है। तो यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ एक ऑर्थो है और एक आई है। यहाँ दो ऑर्थो है और दो आई है, दो इंडक्टिव लग रहा है, प्लस आई होगी। यहाँ पे एक ऑर्थो है और दो इंडक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑर्थो है और तीन इंडक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दो ऑर्थो वालों का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। पर दो ऑर्थो में सबसे ज़्यादा किसका होगा? ये थर्ड और फिफ्थ में किसका ज़्यादा होगा? फिफ्थ का सबसे ज़्यादा होगा, फिर थर्ड का, क्योंकि प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। फिर उसके बाद आएगा अपना फोर्थ नंबर, फिर सेकंड, और फिर सबसे कम फर्स्ट। गलत लिख दिया, भूल जाओ। दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है एक्चुअली, मैं ठीक से सोया नहीं है, तबीयत नहीं ठीक है। कोई बात नहीं है ना। ऑर्थो से बेसिक स्ट्रेंथ घटता है तो एक चीज़ तो पता चल गई कि बाकी सबका कम होगा, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा, तो वो लिख देते हैं पहले, ठीक। उसके बाद आएगा एक ऑर्थो वालों का बेसिक स्ट्रेंथ। तो एक ऑर्थो में कौन है? सेकंड वाला है और फोर्थ वाला है, ठीक। तो एक ऑर्थो का बेसिक स्ट्रेंथ में फोर्थ वाले का रिलेटिवली ज़्यादा होगा, सेकंड वाले का कम होगा, क्योंकि वहाँ पे प्लस आई लग रहा है, ठीक। फिर दो ऑर्थो की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा घट जाएगी, तो उसमें किसका ज़्यादा होगा? फिफ्थ वाले का ज़्यादा होगा, और फिर सबसे कम थर्ड वाले का, क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्थो इफेक्ट है और एक भी प्लस आई नहीं है, ठीक है। ये ऑर्डर आएगा। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे रेजोनेटिंग इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, राइट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ खुद ही बनाऊंगा। ये तो इसमें ये जो चार पॉइंट हैं ABCD, इन चारों पॉइंट्स पे मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ऑर्डर होगा वो कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। कहाँ सबसे ज़्यादा होगा वो बताना है, ठीक। D जो है वो प्लेन बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। A इस फिनॉक्साइड आयन पे के ऑर्थो पोजीशन पे, B इसके मेटा पोजीशन पे, और C इसके पैरा पोजीशन पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ कौन कौन इफेक्ट लग रहा है, ठीक। तो हमें पता है कि O जो O माइनस है ये प्लस आई और प्लस R लगाता है, रेजोनेंस में देख चुके हैं, ठीक। तो जो प्लस R है वो तो सिर्फ कहाँ पहुँचेगा? ऑर्थो और पैरा पे, लेकिन प्लस आई कहाँ पहुँचेगा? तीनों ही जगह पे,
ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। ठीक, तो अब बात करेंगे कि ए पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ओवरऑल आर और आई से मिला के, सी पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और बी पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक, डी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो डी पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सबसे कम। क्यों? क्योंकि बाकी सब जगह बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों में अगर चेक करें तो बी पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बी फॉर बॉय वाला है ना, मेटा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो प्लस आई से बढ़ रही है, लेकिन ए और सी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई के साथ साथ प्लस आर से भी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि सबसे कम इन तीनों में तो बी पे होगा। ठीक है, क्योंकि ए और सी पे प्लस आई के साथ प्लस आर भी लग रहा है, तो यहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ कम बढ़ेगा। ठीक, अच्छा, ए और सी दोनों पे प्लस आई प्लस आर दोनों ही लग रहा है, तो आप कैसे बताएंगे? तो प्लस आर दोनों में इक्वल लग रहा है, लेकिन प्लस आई ए में ज़्यादा लग रहा है। ठीक, तो ए पे प्लस आर से बढ़ा, सी पे प्लस आर से बढ़ा, दोनों में इक्वल बढ़ा, लेकिन ए पे जो प्लस आई से बढ़ा है वो ज़्यादा बढ़ेगा, सी पे प्लस आई से रिलेटिवली कम बढ़ेगा। मतलब ए पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा और फिर सी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके बाद। ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, ये ऑर्डर आएगा। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़ अगर बात करें इसी में कि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने लिख दिया है ना, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफाइल की, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल हो तो वो कौन सी रिंग पे तेज़ी से अटैक करेगा? O माइनस लगी हुई बेंजीन रिंग पे तेज़ी से अटैक करेगा या प्लेन बेंजीन रिंग पे तेज़ी से अटैक करेगा? अगर इसकी बात पे थोड़ा सोचें तो हमें ये पता चलेगा, क्योंकि इस वाली रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को यहीं पे अटैक करना चाहिए, यहाँ पे अटैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अटैक दोनों पे होगा, लेकिन जल्दी कहाँ पे होगा? इस वाले केस में। ठीक, तो O माइनस लगाने से जो इस वाले रिंग की रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है ना, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन का अटैक करना इजी हो जाएगा। ठीक, तो O माइनस लगाने से ये एक्टिवेट कर रहा है इसको या डीएक्टिवेट कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे कि O माइनस एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अच्छा, लेकिन अगर मेरे पास ये रिंग ना हो और सिर्फ यही हो, इसमें मुझे अगर अटैक कराना हो तो 3 पोजीशन है जहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक, सबसे ज़्यादा तेज़ी से अटैक इन तीनों में से कहाँ पे होना चाहिए? तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिलेटिवली ज़्यादा है मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, तो ये एक जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसको ऑर्थो और पैरा पे जोड़ेगा, तो ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये बोलता। तो कोई भी ग्रुप है इस तरह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप इसको बोलेंगे। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। O माइनस यहाँ पे क्या बन रहा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। छोटा बना दिया गया, बड़ा बना दिया। चलो, तो ये 2-3 पॉइंट है A B C और वो D है। तुम्हें बताना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे माइनस आई लग रहा है। पेन कलर चेंज कर लेना चाहिए तो उसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस आई लग रहा है और प्लस आर लग रहा है, जिसमें प्लस आर डोमिनेटिंग है। यहाँ पे माइनस आई लग रहा है जिससे विड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे माइनस आई के साथ साथ क्या लग रहा है? प्लस आर लग रहा है जो प्लस आर डोमिनेटिंग।
ठीक। तो अगर मैं इस तरह से सारे इफेक्ट लिखूंगा कि इस जगह पे ये वाला इफेक्ट लग रहा है, इस जगह पे ये वाला इफेक्ट लग रहा है, तो देखा जाए तो ए और सी पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ठीक, और बी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है और डी पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक। तो सबसे कम कहाँ पे होगा? बी पे, फिर डी पे। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ नहीं हो रहा। और ए और सी पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ए और सी में रिलेटिवली कहाँ पे ज़्यादा होगा? तो देखा जाए तो रेजोनेंस की वजह से जो बढ़ रहा है वो दोनों में इक्वल है, पर इंडक्टिव की वजह से जो घट रहा है वो ऑर्थो पे ज़्यादा घट रहा है, ठीक है। तो सी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर ए पे। ये ऑर्डर है। फिर से वही बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना होगा तो वो OH लगी हुई बेंजीन रिंग पे करेगा या प्लेन बेंजीन रिंग पे? ऑब्वियस सी बात है, OH लगी वाली रिंग पे अटैक करेगा, क्योंकि ए और बी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक। ए और सी पे, तो ए और सी पे अटैक करेगा, इसलिए ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप लिखा है वो। और क्योंकि ए और सी पे ही अटैक कर रहा है, मतलब ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर रहा है, तो इसको हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे। तो OH एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन। मान लें NO2 लगा देते हैं, और नॉर्मल बेंजीन रिंग है। तो यहाँ ABC में अगर बात करें तो A पे लग रहा है -I और -R, B पे लग रहा है सिर्फ -I, C पे लग रहा है -I और -R, और D पे कुछ भी नहीं लग रहा। तो A, B, C तीनों से ही विड्रॉ हो रहा है, D पे विड्रॉ नहीं हो रहा है, तो D पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। हाँ, B पे क्योंकि इंडक्टिव से विड्रॉ हो रहा है तो B पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके बाद होगी। A और C में रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों से विड्रॉ हो रहा है, ठीक। तो रेजोनेंस वाला ऑब्वियसली डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो A और C दोनों ही जगह पे -I -R लग रहा है। -I कहाँ पे ज़्यादा लगेगा? A पे, तो C पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, फिर A पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, ठीक। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भेजूँ, इलेक्ट्रोफाइल प्लेन बेंजीन रिंग पे इजीली अटैक करेगा या नाइट्रो बेंजीन पे? ऑब्वियसली प्लेन बेंजीन रिंग पे इजीली अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल उस वाली रिंग पे जाना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब NO2 लगाने से ये जो रिंग की एक्टिविटी है वो घट गई, तो हम इसको बोलेंगे एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर इलेक्ट्रोफाइल को जाना ही हो, जैसे ये रिंग ना हो और जाना ही हो, तो A और C पे जाना पसंद करेगा या B पे? ऑब्वियसली B पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B पे ही रिलेटिवली ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल वही अटैक करेगा, सिंपल फिजिक्स है। तो ये एक मेटा डायरेक्टिंग होगा, एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी ग्रुप कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग होगा, इस तरह से निकालते हैं, सबकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख गया, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, कमजोर दिमाग वाले नहीं लगाएंगे। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ब्लैक कर देता हूँ। तो ये A है, ये B है, ये C, ठीक है। और ये इसको D मानते हैं, इसको E मानते हैं, इसको F और इसको G मानते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सारे वो इफेक्ट लिखेंगे जो सब पे लग रहा है। तो ये -I के साथ साथ -R भी लगाता है, और यहाँ पे अगर लोन पेयर देखेंगे तो -I के साथ साथ +R लगाएगा, जिसमें +R डोमिनेटिंग होगा। चलिए, तो यहाँ पे -I -R लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ -I लग रहा है, यहाँ पे -I -R लग रहा है, यहाँ पे -I +R लग रहा है, जिसमें +R डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ -I लग रहा है, यहाँ -I +R लग रहा है, जिसमें +R डोमिनेट कर रहा है, मतलब E और G दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है।
बाकी सब जगह से घट रही है, डी पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब ई और जी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन ई और जी में रिलेटिवली किसकी ज़्यादा होगी, जी की, क्योंकि जी दूर है, इंडक्टिव वाला इफेक्ट वहाँ पे कम है। ठीक, अब बात करेंगे, बाकी सबसे तो विड्रॉ हो रहा है तो डी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और अब बात करें तो एफ और बी पे इंडक्टिव से विड्रॉ हो रहा है, और ए और सी पे इंडक्टिव के साथ साथ रेजोनेंस से भी विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो एफ और बी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, रिलेटिवली ज़्यादा होगी, पर एफ और बी में आपस में किससे ज़्यादा होगी वो देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर से। तो सी वाले ग्रुप का जो माइनस आई होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन ओ वाले इफेक्ट, है ना, ऑर्डर में चेक करना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, एफ आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए और सी में अगर बात करें तो रेजोनेंस के हिसाब से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी इक्वली, यहाँ भी इक्वली घटेगी, पर इंडक्टिव के हिसाब से सी वाले में ज़्यादा घटेगी। मतलब ए पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और फिर सी पे। ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा। चलिए, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना होगा ना तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, 1 2 3 में कौन सी वाली रिंग पे, सेकेंड वाली रिंग पे अटैक करेगा, और वो भी पर्टिकुलरली ई और जी पे अटैक करेगा। इजी है, ई जी पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में कौन सी जगह पे अटैक ज़्यादा फीजिबल होगा। तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा बिना याद किए हुए। तो अगला जो इफेक्ट है हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, या फिर इसको हाइपर कंजुगेशन भी बोलते हैं, है ना, वो देखने के लिए एक कंपाउंड लेते हैं, है ना, इस टाइप का। कार्बोकेटायन, और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है। हालांकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, पर अगर मैं इसको इस वाले बॉन्ड को, है ना, अगर मैं ऐसे रोटेट कराऊँ, ऐसे डिलोकलाइज कराऊँ, तो इस H पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये CH2 बनेगा। अगर मैं इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो टेक्निकली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ता है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे हमने कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, सिग्मा बॉन्ड। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी ऐसा ना एटम ऐसे हवा में नहीं लटका रहता है ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा भले दिख रहा हो, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नहीं, है ना। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को अपन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएं तो वो वाले सिग्मा बॉन्ड को भी डिलोकलाइज कर सकते हैं ऐसे, और ऊपर वाले सिग्मा बॉन्ड को भी डिलोकलाइज कर सकते हैं ऐसे। तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने, प्लस उस वाले को अगर मेन वाले कंपाउंड को काउंट किया जाए तो टोटल 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने, है ना। और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनेगा, सबका कंट्रीब्यूशन आएगा। यहाँ पार्शियल बॉन्ड होगा, यहाँ भी पार्शियल बॉन्ड होगा, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, और सब पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को अपन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन में बेसिकली कौन से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है और कंप्लीटली डिलोकलाइज हो रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, और एच इफेक्ट, इसको ही हम लोग एच इफेक्ट बोलते हैं, है ना, जिसमें पूरी शिफ्टिंग होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, इसको लिखेंगे और ये बनाएंगे। हाइपर कंजुगेशन में एक और चीज़ है जो हमें देखना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो शिफ्ट हो रहे हैं, इस कार्बन को अगर हम माने कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है तो ये कार्बन को हम लोग अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन सभी लोग आई होप जानते होंगे, है ना। नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि कोई भी एक्टिव सेंटर हो या फंक्शनल ग्रुप,
जैसे मान लो यहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये जो पहला कार्बन होगा वो अल्फ़ा होगा, ये दूसरा वाला बीटा होगा और तीसरा वाला गामा होगा, है ना। उसके बाद वाला डेल्टा भी होता है, पर उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 कार्बन के बारे में सोचना है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। और इस पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा इसको हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन जो जुड़ा होगा उसको बीटा हाइड्रोजन, और इस पे जो जुड़ा होगा उसको गामा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करें तो टोटल 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, है ना। और हाइपर कंजुगेशन के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे पार्टिसिपेट कर लेते हैं और वो एक्चुअल मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ पे टेक्निकली क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है बाय शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंप्लीट शिफ्टिंग है ना। क्योंकि ये शिफ्टिंग अपने मन से हो रही है, किसी और बाहरी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम लोग परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे अपन परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। और जो नंबर ऑफ़ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है अगर देखा जाए तो टोटल 4 नंबर ऑफ़ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3। तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे तो 4 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अगर 5 होंगे तो 6 बनेंगे, n होंगे तो n+1 बनेंगे। तो ये लिख सकते हो कि नंबर ऑफ़ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर आर ऑलवेज इक्वल टू n+1। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये हाइपर कंजुगेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहला माइनस एच इफेक्ट की। माइनस एच इफेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्वियस बात है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होना और एच का मतलब हाइपर कंजुगेशन से विड्रॉ होना। हाइपर कंजुगेशन मतलब पर कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा हो और उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा हो तो उस तरह के इफेक्ट को हम लोग माइनस एच इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर लें तो इस तरह से ले सकते हैं, देखो ये मान लें नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन लगा, है ना, मेनली फ्लोरीन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ऐसे डिलोकलाइज होगा और F ऐसे टूटेगा और वहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ F लगा होगा, यहाँ भी F लगा होगा और ऊपर F माइनस होगा, ऐसे हवा में लटका होगा। इस तरह से और कितने बना सकते हैं हम लोग, और 2 बना सकते हैं, टोटल जोड़ जाड़ के 4 बनेंगे, ठीक। तो यहाँ देखा जाए ये जो फ्लोरीन CF3 ग्रुप लगा हुआ है ये एक तरह से जो नेगेटिव चार्ज है इसको विड्रॉ कर रहा है ना, बाई शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करके विड्रॉ कर रहा है, तो इसको हम कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, माइनस एच इफेक्ट बोलेंगे, ठीक। अगला देखते हैं प्लस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। तो जैसे मान लो CH2 है और यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेगा। इससे पहले वाले में भी बताया हुआ है, ये बनेगा और यहाँ पे H+, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है CH3 के द्वारा, तो हम इसे बोलेंगे ये प्लस हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, ठीक, प्लस हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। और जो प्लस हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट है इसी को हम लोग H इफेक्ट या हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट बोलते हैं इन जनरल, है ना। अगर कहीं पे हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सिर्फ प्लस वाले की बात कर रहे हैं, माइनस वाले की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि माइनस वाला सिलेबस से बाहर है, माइनस वाला सिलेबस से बाहर है। माइनस एच इफेक्ट 11-12 के सिलेबस में नहीं है। हाँ, पर सिलेबस में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, इफ़ेक्ट तो होगा ही, ठीक है। पर इन जनरल जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की, तो हम बोलते हैं कि एक प्लस आई इफेक्ट लगता है और एक माइनस आई इफेक्ट लगता है। रेजोनेटिंग इफेक्ट में भी हम प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट की बात करते हैं, लेकिन हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट में हम सिर्फ हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट ही बोलते हैं, प्लस एच या माइनस एच जैसा टर्म यूज नहीं करते, क्योंकि माइनस एच है ही नहीं, तो सिर्फ क्या है, प्लस एच है, तो बार बार प्लस एच बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ एच इफेक्ट बोल दो या हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट बोल दो। तो सिर्फ एच इफेक्ट का मतलब है प्लस एच इफेक्ट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल ऊपर दे चुके हैं, ठीक। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। उसमें सबसे पहला है ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन।
कार्बोकेटायन के ऊपर हाइपर कंजुगेशन का क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। ये कुछ कार्बोकेटायन बना है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कार्बोकेटायन कम स्टेबल है। ठीक, तो इस कार्बोकेटायन में देखें, अगर हम हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें इस वाले कार्बोकेटायन में, तो देखेंगे कि यहाँ पे कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक, हाँ, यहाँ पर अगर देखें तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं और 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पे 4 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। अभी जस्ट बनाया था, ठीक है, ऐसा बनेगा। ऐसे चार हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, 4 बन जाएंगे। यहाँ पे देखें, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर गिनोगे तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके बगल में ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, तो टोटल यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ 7 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। पॉजिटिव चार्ज 6 जगह अलग अलग जगह पे डिलोकलाइज्ड होगा। ठीक, यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन बनेंगे। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही ज़्यादा, देखो, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, तो उतना ही ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। इसका मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ़ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, चार्ज का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो उससे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें से कौन सा होगा, 4th वाला, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये सिंपल सा ऑर्डर आएगा जस्ट बिकॉज कि अल्फ़ा हाइड्रोजन 4th वाले में ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़ाते जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि इन चीज़ों को और समझ पाएँ। तो यहाँ कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना। ठीक, यहाँ देखो, तो यहाँ देखें तो यहाँ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक से देखोगे तो यहाँ 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइपर कंजुगेशन की अगर बात माने तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, पहला वाला होना चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक, लेकिन क्योंकि हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं और इंडक्टिव इफेक्ट में हमने पढ़ा है कि CH3 का जो प्लस आई होता है वो कम होता है C2H5 के प्लस आई से। तो प्लस आई अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये प्लस आई ज़्यादा लगा रहे हैं, है ना। तो सिर्फ प्लस आई की बात माने तो आगे जाने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी और हाइपर कंजुगेशन की बात माने तो आगे जाने से स्टेबिलिटी घटेगी। तो किसकी बात मानेंगे, इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है और हाइपर कंजुगेशन में भी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की ही शिफ्टिंग होती है। तो फिर कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव इफ़ेक्ट होगा इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग पार्शियली होती है और हाइपर कंजुगेशन में कंप्लीट शिफ्टिंग होती है। तो अगर एक जगह पे पूरा शिफ्टिंग हो रहा है और एक जगह पे कम शिफ्टिंग हो रहा है तो कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, जहाँ पे ऑब्वियसली कंप्लीट शिफ्टिंग हो रही है ना। तो हाइपर कंजुगेशन में क्योंकि कंप्लीट शिफ्टिंग होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें कि पार्शियल शिफ्टिंग होती है उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो किसकी बात मानेंगे, हाइपर कंजुगेशन की। और कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, चाहो तो तुम रूल भी लिख सकते हो, यहाँ पे रूल ओवरलैप हो गया कि हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट कर जाता है, इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये ऑर्डर आएगा। ठीक, ये ऑर्डर आएगा। चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला देखते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन गिनना होगा।
ठीक है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन गिन पाते हो तो आराम से बता सकते हो। जैसे इसमें गिना जाए तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसमें गिना जाए तो देखो ये वाला कार्बन अल्फ़ा है और ये वाला कार्बन भी अल्फ़ा है, तो इस पे 2 इस पे 3, टोटल 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसमें अगर गिना जाए तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ डायरेक्ट जो एटम है कार्बन, इसको ही अपन अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, और इससे जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन हैं उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसमें भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, बाकी ये सब बीटा हाइड्रोजन है, इनको काउंट मत कर लेना, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में सिर्फ अल्फ़ा हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है। इसमें अगर बात करें तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ऑब्वियस बात है अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी फोर्थ की, फिर उसके बाद थर्ड, सेकंड की। अच्छा, थर्ड और फर्स्ट में देखा जाए अल्फ़ा हाइड्रोजन बराबर हो गए तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेबिलिटी बराबर नहीं होगी। अब देखेंगे, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन से तो बराबर आ गया, तो अब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से अपन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन स्टेबल होगा। तो अब हम इंडक्टिव की बात करेंगे। यहाँ पे एक CH3 लगा है और यहाँ पे 3 ये वाले ग्रुप लगे हैं आइसोप्रोपाइल वाले, जो कि ज़्यादा प्लस साइड देंगे और जिसकी वजह से थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद फर्स्ट वाला। लेकिन अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन होता है इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन में, जैसे थर्ड और फोर्थ की बात करें, तो थर्ड में अगर देखा जाए तो प्लस आई ज़्यादा लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन कम, और फोर्थ में प्लस आई कम लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा। तो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से फोर्थ ज़्यादा स्टेबल होगा और इंडक्टिव के हिसाब से थर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। किसकी बात मानेंगे हम लोग, हाइपर कंजुगेशन की, और थर्ड वाले को ज़्यादा फोर्थ वाले को ज़्यादा स्टेबल करेंगे, ठीक है। एक और कर लेते हैं ये वाला, अरे ओवरलैप हो गया है फिर से। ये कुछ कार्बोकेटायन बनाए, एक ही जैसे लग रहे हैं पर एक ही है नहीं, इसको ठीक से बनाया जाए। अल्फ़ा हाइड्रोजन गिनते हैं, इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है, अरे हैं। तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन है। तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक दिखाई नहीं दे रहा है पर एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसमें देखो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाले कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन होंगे। तो 3 अल्फ़ा कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन। इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन, और इस पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। टोटल आ गए कितने जी, 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन, काफ़ी ज़्यादा। इसमें देखते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों अल्फ़ा कार्बन होंगे, और इस पे 1 हाइड्रोजन है और इस पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ हो गया। अल्फ़ा हाइड्रोजन गिनना ही मेन इसमें काम है। यहाँ पर देखें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और इस जगह भी 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा होगा अल्फ़ा वाला, वहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, सेकेंड वाले में। तो सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर फोर्थ और 5 में अल्फ़ा हाइड्रोजन बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन से 4th और 5 में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस आई लेंगे। यहाँ पे देखो CH3 लगा हुआ है और यहाँ भी CH3 लगा हुआ है, तो ये जो प्लस आई लगाएगा वो इस वाले पे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो 4th ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 5th से, हालांकि दोनों में अल्फ़ा हाइड्रोजन बराबर है। अब बात करेंगे थर्ड में। तो थर्ड वाले में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और फिर उसके बाद फर्स्ट वाले में 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट पड़ता है हाइपर कंजुगेशन का, वो है ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी में भी अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो कुछ एल्कीन यहाँ पे लिख रखे हैं, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है ना। ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1 अल्फ़ा कार्बन है और इस पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हुए। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, उन दोनों पे 3-3 हाइड्रोजन है, तो टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ ठीक से गिनोगे 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अल्फ़ा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी
बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा? फिफ्थ वाला। कहाँ लिखा जाए? यहाँ फिफ्थ, फिर फोर्थ, फिर थ्री, फिर टू और फिर वन। ये एकदम सिंपल सा, ठीक है। क्वेश्चन जरूर नहीं कि हर बार सिंपल ही है ना। ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ। एग्ज़ाम में कभी कभी क्या पूछ देता है कि इन सब में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वो जो ऑर्डर है वो फ्लिप हो जाएगा, ठीक। कभी कभी पूछता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा होगा। अगर थर्मोडायनेमिक्स तुम पढ़े हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी एल्कीन है ना, और वो एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ये जो गैप होता है इसी को हीट ऑफ एंथैल्पी बोलते हैं, सॉरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ये गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट निकलेगी। मतलब अगर एल्कीन कम स्टेबल है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यहाँ से ज़्यादा हीट निकलेगी, ठीक। तो लेस स्टेबल एल्कीन का, दो एल्कीन मान लेते हैं, लेस स्टेबल एल्कीन का हीट ज़्यादा होगा और मोर स्टेबल एल्कीन का हीट कम होगा, ठीक है। हीट ज़्यादा मतलब हीट कम रिलीज़ होगा, ठीक है। उस हिसाब से एंथैल्पी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंथैल्पी यहाँ पे नेगेटिव है। बाकी ये सब थर्मोडायनेमिक्स की चीज़ें हैं, तुमने पढ़ा होगा, है ना। स्टिल अगर बात करें यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव है, और एल्कीन जब एल्केन में कन्वर्ट होता है तो हीट रिलीज़ करता है। तो जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो उतना हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो कम स्टेबल एल्कीन होगी वो इतना हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन के अंदर जो हीट रिलीज़ होगा जो वो लेस एक्सोथर्मिक होगा, और कम स्टेबल एल्कीन जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, ठीक। इसमें बात करते हैं, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन गिने तो टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसमें अगर गिने तो इसमें भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और इसमें भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन तो यहाँ बराबर हो गए, तो अब क्या स्टेबिलिटी बराबर हो जाएगी? नहीं। स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारे और फैक्टर होते हैं, जो अल्फ़ा हाइड्रोजन से नहीं हो पा रहा है, तो बाकी सब देखेंगे। कहाँ पे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है वो देखते हैं। तो इन दोनों का हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर एक एक तो बना ही लेते हैं, ठीक। यहाँ जगह नहीं है, अगले पेज पे बनाते हैं। तो यहाँ देखें CH यहाँ पर अगर ये अल्फ़ा हाइड्रोजन को मैं डिलोकलाइज करता हूँ ऐसे, है ना, पहले वाले में, तो देखोगे इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला कंपाउंड था, अगर उसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसे, तो ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर तो दोनों में इक्वल बनेंगे, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 CH2 नेगेटिव, ये चार्ज आएगा, ठीक है। तो क्योंकि नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन तीनों ही एल्कीन्स में बराबर है ना, तीनों ही एल्कीन्स में इक्वल है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी तीनों में बराबर होंगे, है ना। तो स्टेबिलिटी भी तीनों की बराबर होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा वाला हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, दूसरी वाली एल्कीन है, उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर इस CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। एक प्राइमरी कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन जो पहला और तीसरा है उसमें जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो एक सेकेंडरी कार्बन है, और उसके बगल में एक CH3 ग्रुप लगा है। अब CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल में अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। तो दोनों में, तीनों में ही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बराबर हैं, लेकिन पहले तीसरे में
पहला वाला एल्कीन और तीसरा वाला एल्कीन में जो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हैं वो कम स्टेबल हैं, लेस स्टेबल हैं ड्यू टू प्लस आई ऑफ CH3। लेकिन दूसरे वाले में जो एल्कीन है वो उसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो ऑब्वियसली इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो बेटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और इसीलिए सेकंड की स्टेबिलिटी है ना फर्स्ट और थर्ड से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, और फर्स्ट और थर्ड में दोनों में एक ही जैसे हैं। तो अब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस हम बता चुके हैं पहले भी, यहाँ पे सब कुछ सेम है, फिर भी जो सिस वाला ब्यूटोइन होता है वो लेस स्टेबल होता है देन ट्रांस वाला। तो फिर थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और फिर फर्स्ट वाला, ऐसा ऑर्डर आएगा। यहाँ अलग लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट, ये ऑर्डर आएगा। थर्ड और फर्स्ट में स्टेबिलिटी का जो डिटर्मिनेशन है वो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर या फिर स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर से नहीं कर सकते क्योंकि सब इक्वल है। तो एक इफेक्ट बचता है, कौन सा इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, वो लगाएंगे और कर देंगे, ठीक है। तो अगला वाला देखते हैं, ये वाले में इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, काउंट करते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे आएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन, है ना, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे। इसमें काउंट करो, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा है इसमें, तो 3 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो कितना हो गया भाई साहब, 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ गिनते हैं 3 1 2 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ गिनेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ गिनेंगे 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन पहले गिन लो। तो अल्फा हाइड्रोजन गिनने के बाद हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन तो सेकंड वाले में ही है। तो सेकंड वाला अगर है तो सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद थर्ड वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर फिफ्थ वाले में जिसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, फोर्थ और थर्ड में अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो गया। तो अब देखेंगे कि किसमें ज़्यादा अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो देखोगे तो इस फर्स्ट वाले में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो प्राइमरी पे आ रहा है, और इस वाले में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है एक जगह सेकेंडरी पे और एक जगह टर्शरी पे आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा स्टेबल नहीं माना जाएगा। तो हम इस वाले को ज़्यादा स्टेबल करेंगे, फर्स्ट वाले को, और फिर फोर्थ वाले को। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। और ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा तो उसी हिसाब से अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा तो जस्ट उल्टा कर देंगे। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन का पूछेगा तो भी जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। इस तरह से एल्कीन्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉलोइंग पॉइंट। ABCD लिखा हुआ है यहाँ पे, ये CH3 अल्फा बीटा पे पॉइंट है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो पहले तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाए कि इसमें बनता कैसे है ना। ये देखो, अगर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इसमें बनाया जाए ऐसा बनेगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज हो जाए। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ CH2 है, ये वाला प्लस हटा देते हैं। यहाँ प्लस आएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है, पर अब ये जो नेगेटिव चार्ज है फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है ना। तो ये बनेगा, देखो ध्यान से, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो जाएगा जो कि प्रोड्यूस करेगा फिर से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज को, ये बनेगा। तो हाइपर कंजुगेशन से ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। हाइपर कंजुगेशन प्लस रेजोनेंस मिला के ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जितना ही हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बने हैं, बाकी इस वाले हाइड्रोजन से भी 5 बनेंगे, फिर इससे भी 5 बनेंगे। तो टोटल ऑर्थो और पैरा पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो A और B पे अगर मैं इफ़ेक्ट्स की बात करूं, है ना, इफ़ेक्ट्स की बात करूं, तो A पे
प्लस आई तो लग ही रहा है, साथ साथ में और क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। प्लस एच मैं बोल दे रहा हूँ पर हाइपर कंजुगेशन बोलोगे। बी पे सिर्फ प्लस एच लग रहा है, सॉरी प्लस आई लग रहा है। सी पे प्लस आई के साथ साथ प्लस एच भी लग रहा है, ठीक। और डी पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ए पे, बी पे और सी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए बी सी तीनों जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डी पे कुछ नहीं हो रहा है, तो डी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, ठीक है। बी पे बात करें मेटा पोजीशन पे, सिर्फ प्लस आई से डोनेट हो रहा है, तो बी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके बाद होगी। ए और सी पे अगर बात करें तो प्लस आई प्लस एच दोनों लग रहा है ना। प्लस एच दोनों में इक्वल ही लगेगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के बाद रेजोनेंस हो रहा है, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन प्लस आई की वजह से ए पे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ए का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा और सी पे सबसे कम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोफाइल की, तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इस टॉलुइन पे जाना पसंद करेगा या बेंजीन पे ऑब्वियस बात है टॉलुइन पे, क्योंकि टॉलुइन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो CH3 लगाने से ये जो कंपाउंड है ये इस रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। मतलब ये कैसा ग्रुप होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। शॉर्ट फॉर्म में मैं GRP लिख रहा हूँ, तुम ग्रुप समझना, ठीक। लेकिन उसमें भी अगर इलेक्ट्रोफाइल को इस पे भेजा जाए तो ये पर्टिकुलरली कौन सा पोजीशन चूज़ करेगा, ए और सी चूज़ करेगा, है ना। ए और सी चूज़ करेगा, मतलब ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा और एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा मिथाइल, ठीक है। प्लस एच की वजह से अगर सिर्फ इंडक्टिव देखोगे ना तो सिर्फ ऑर्थो डायरेक्टिंग लगेगा, पर है नहीं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दोनों है, ठीक है। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में सब पैरा पोजीशन ही दे रखा है सबकी। यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 3 लोगों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, ध्यान से देखो, तो 2 की वजह से डोनेट हो रहा है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन की वजह से यहाँ डोनेट होगा, यहाँ 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, थोड़ा सा प्लस आई लगेगा, और यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट हो रहा है, ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, और फिर कहाँ पे, ई पे। ये ऑर्डर आएगा। हाँ, देखने से ऐसा भले लगता हो कि ये बड़ा ग्रुप है तो ज़्यादा डोनेट करेगा, एक्चुअली में ये बड़ा ग्रुप होने के बावजूद कुछ खास डोनेट नहीं करेगा। पैरा पोजीशन पे तो कुछ भी डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि प्लस आई है, बहुत ज़्यादा उतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये भले ही छोटा सा ग्रुप है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है। तो ये सारा हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एरोमेटिसिटी।